अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक के साथ मैं हूं महक असलम। आयशा बख्श अपनी निजी मसरूफियात की वजह से आने वाले कुछ दिन इस प्रोग्राम को होस्ट नहीं कर पाएंगी, तो ये फ़र्ज़ मैं अदा कर रही हूं। अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान की हालिया अदालती तारीख में 9 मई के मुकदमात पर सुनाए गए फैसले अहम मोड़ बनकर सामने आए हैं। लाहौर और सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं को 10-10 बरस कैद की सजाएं सुनाई हैं, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और अपोजिशन लीडर पंजाब अहमद खान भच्चर जैसे नुमाया नाम शामिल हैं। जबकि दूसरी तरफ साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और हमजा अजीम समेत 6 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि ये सिर्फ रहनुमाओं को नहीं बल्कि जमहूरियत को दी गई सजा है। उनका मौक़िफ़ था कि बगैर ठोस शवाहिद के गवाहान की मुतनाज़ शहादतों पर मबनी फैसले न सिर्फ इंसाफ के तकाज़ों से मुतसादिम है बल्कि अदलिया पर अवामी एतमाद को भी शदीद नुकसान पहुँचा रहे हैं। सरगोधा की अदालत ने मियाँवाली में तोड़ फोड़, हंगामा आराई और थाना जलाने के मुकदमात में 36 मुल्जिमान को 10-10 बरस कैद की सजा सुनाई। खुसूसी अदालत के 100 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में वाज़े लिखा गया है कि पुलिस के बयान और गवाहान की शहादतों से इल्ज़ामात साबित हुए हैं। फैसले के बाद पुलिस ने मुजरिमान की गिरफ्तारी के लिए फौरी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पीटीआई के वकला और रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि ये फैसले सियासी दबाव के तहत सुनाए गए हैं और असल मुजरिमान को सजा नहीं दी जा रही, जबकि सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाया जा रहा है। बाबर अवान ने इन मुकदमात को सियासी इंतकाम से ताबीर किया, जबकि सलमान अकरम राजा ने शहादतों को झूठा बयानिया करार दिया है। ताहम हुकूमत का नुक्ता नज़र इसके बरक्स है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने फैसलों का दिफा करते हुए इन्हें आइन और कानून की फतह करार दिया। राना सनाउल्लाह का कहना था कि 9 मई कोई फसाना नहीं बल्कि एक हकीकत है और रियासत को चैलेंज करने वालों को कानून के दायरे में लाना लाजिम है। ताहम इन फैसलों के जरिए रियासत ने एक अहम पैगाम जरूर दिया है कि कौमी सलामती के इदारों पर हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों की जानिब से दी जाने वाली सजाएं इस बात है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम है और रियासत मुखालिफ अनासिर को कटहरे में लाया जा सकता है। पैनल में हमारा साथ देंगे ज़ैगम खान, रजा रूमी, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहिब। सवाल अपने पैनल के सामने ये रखेंगे, 9 मई मुकदमात, पीटीआई रहनुमाओं को सजाएं, क्या फैसले इदारों के तकद्दुस, आइन और कानून की हुक्मरानी की जानिब अहम संग मील है? इफ्तिखार साहब, सबसे पहले आपका कमेंट लेंगे। देखिए, आपने जो इंट्रो के आखिर में कहा है कि जो फैसले हैं क्या ये कानून के मुताबिक दुरुस्त हैं, ये है वो बुनियादी मसला जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। अब देखें, सियासत में ये पहली मर्तबा हुआ है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने एक दिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ास तौर पर पंजाब समेत, एक ही इदारे के दफातर, मकानों, उनकी तनसीबात पर हमला किया है। जब हम इसको इस अंदाज से देखते हैं तो ये साफ नज़र आता है ये किसी एक मंसूबे का हिस्सा है। ठीक है। सियासी जलसे जुलूस जो निकाले जाते हैं उनका ऐलान किया जाता है कि जलसा फ़लानी जगह से निकलेगा और जुलूस फ़लानी जगह पे जाके ख़त्म होगा, ऐसा ऐलान किया जाता है। जी जी। और यही सियासत का अमल होता है। लेकिन 9 मई को एकदम ये देखने को मिला कि मुल्क में एक ऐसा मजमा उठ खड़ा होता है जो एग्रेशन का इजहार भी करता है, अपने लफ्ज़ों के ज़रिए भी और अपने अमल के ज़रिए भी। ठीक है। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। भला पाकिस्तान के सियासी कारकुनों को कितनी ही जुल्म और बर्बरियत का सामना क्यों न करना पड़ा हो, उन्होंने कभी एक मखसूस इदारे के जो इलाके हैं ना तो उनमें वो घुसे हैं, ना वहाँ पे वो गए हैं और ना उन्होंने ऐसी हरकत की है। ये वो एक सवाल है जो अभी भी जवाब तलब है। ये सज़ाएँ हो रही हैं, साथ इन सज़ाओं में अपीलें भी होंगी और कुछ अपीलें कबूल भी कर ली जाएगी। लेकिन एक सवाल का जवाब रियासत को भी देना होगा, रियासती अदारों को भी देना होगा, इस पार्टी को भी देना होगा कि ये सब क्या था और क्यों था। देखें, बेनज़ीर पाकिस्तान में जब पहली मरतबा आई तो सारा दिन उसका जुलूस ऑलमोस्ट
कैंटोनमेंट में से गुजरता रहा। बिल्कुल। लाखों का मजमा था और जज्बात भी थे, तो उस लाखों के मजमे ने अपने जज्बात का इजहार वहाँ पे तोड़ फोड़ करते हुए क्यों नहीं किया, हालांकि वो उस इलाके से गुजर रहे थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी जाती है तो उसके जो चाहने वाले हैं वो अपने ऊपर तेल छिड़क के अपने आप को आग लगा लेते हैं, वो कोड़े खा लेते हैं, वो जिद्दोजहद जारी रखते हैं, लेकिन कभी उन्होंने सोचा भी नहीं कि फौजी तनसीबात के ऊपर हमला कर दें। सेम इज़ द केस जब बेनज़ीर की शहादत होती है। तो ये पहला सवाल तो इन सारे इस बहस में जाए बगैर ये कितने लोगों को सज़ा हुई और किस तरह हुई, पहला बुनियादी जो फंडामेंटल क्वेश्चन है कि ये क्या था और इसकी मनसूबाबंदी क्यों की गई और कहाँ से और इसके मकासद क्या थे। मकासद ये थे कि पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर एक तासर पैदा किया जाए कि फ़ौज का एक ग्रोह उन लोगों के साथ है जो हमला आवर हो रहे हैं और एक ग्रोह उन लोगों के साथ है जो कि वोट आउट हुए हैं। अच्छा। ये मैसेज देना चाह रहे थे, और अगर ये मैसेज देना चाह रहे तो ये ख़तरनाक तरीन मैसेज मैं इसको कहूँगा पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर। ये सवाल ज़्यादा अहम है। सज़ाएँ लोगों को हुई हैं सियासत में, लोगों को सज़ाए मौत हुई है। मौलाना मौदूदी साहब को सज़ाए मौत भी सुनाई गई थी। सियासत में सज़ाएँ बहुत बहुत हैवी मिलती हैं। आप जितने भी नेशनलिस्ट लीडर हैं इनको साल हर साल जेलों में रखा गया, सज़ाएँ हुई उनको, लेकिन उन सज़ाओं में इस सज़ा में फ़र्क है। अब दूसरी बात, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर प्रोसिक्यूशन मुल्ज़मान पे अपना मुकदमा साबित नहीं कर सकी या नहीं कर पाती तो किसी को सज़ा देने का हक नहीं है, और यही क्लेम कर रही है उनकी पार्टी अब कि हम इसको चैलेंज करेंगे। देखें, चैलेंज करने का हक उनको कॉन्स्टिट्यूशनली है और उसको वो इस्तेमाल करें। मैं सिर्फ हुकूमत से एक गुजारिश करूँगा कि जिन मुकदमात में फ़ैसले हो रहे हैं उसकी मुकम्मल तफसील से लोगों को आगाह किया जाए। सही है। मतलब आप अखबारात में इश्तिहारात देते हैं अपनी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर जी, तो इसी तरीके से ये जो जजमेंट्स आई हैं इसको उर्दू जबान में 100 सफ़ात पे तफसीली ये फैसला भी तो सामने है ना। ठीक है, चले शहजाद साहब की तरफ चलते हैं। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, बात सुने, जब तक मुझे कन्विंस नहीं आप करेंगे, आपने कन्विंस मुझे करना है ना। ठीक है, यानी फैसला ऐसा होना चाहिए कि पीटीआई का सपोर्टर भी कन्विंस हो कि ये फैसला बिल्कुल ठीक था। वो भी हो, मैं भी हूँ, और ये जो लोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि फैसले गलत हैं, मैं मानता हूँ कि इसमें कोई कोताही होगी तो उसका बेनिफिट ऑफ डाउट इन्हीं को मिलेगा। ठीक है, तो अदालतों को ये हक है कि ये अपील में जाए। लेकिन मेरा सवाल फंडामेंटल है, व्हाई दिस हैपेंड, चलें ठीक है, शहजाद डिजाइंड इट, हु ऑर्गेनाइज्ड इट एंड व्हाई दे डिड इट। चलें शहजाद साहब की राय जानते हैं। शहजाद साहब, ये जो सजाएं हुई हैं ये महज अदालती कार्रवाई है या भरपूर सियासी पैगाम हम इसे कह सकते हैं? नहीं, मेरा जुर्म तो सरजद हुआ, 9 मई को एक जुर्म सरजद हुआ, और वो जुर्म जो है उसको आप बगावत से लेके या इनकलाब से लेके बगावत के ज़ुमरे तक ला सकते हैं। जब भी आप एक रियासत में रहते हैं और वहाँ पे एक आइन और कानून के तहत रहते हैं, उस रियासती बंदोबस्त रियासती निज़ाम के नीचे रहते हैं, तो जब भी उस रियासत के लोग उसके खिलाफ उठ खड़े होते हैं उसे ही बगावत कहा जाता है। 9 मई को जो हुआ, ये जिस मंसूबे के तहत हुआ, जिस तरीके से हुआ, जिस सोच के तहत हुआ, ये एक सडन रिएक्शन नहीं था, ये एक प्लान्ड रिएक्शन था। सडन भी होता तो काबिल कबूल नहीं है। देखिए, ये काम जो है, जो पाकिस्तान के अदारों और ख़ासतौर पर फौजी तनसीबात पर हमला करना, ये कौन करता है? ये तहरीक तालिबान ने किया पाकिस्तान के खिलाफ, कामरा बेस पे अटैक करके, कराची में अटैक करके, पाकिस्तान बेशुमार और जगहों पे अटैक करके, ISI के हेडक्वार्टर्स को तबाह किया इन तहरीक तालिबान वालों ने। पाकिस्तान TTP की बात नहीं कर रहा, इससे पहले की बातें कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये तो हुआ, इंडिया भी यही चाहता है। इंडिया आज BLA में भी के साथ मिलकर ये कर रहा है, बलूचिस्तान में और अफगानिस्तान के लोगों के साथ मिलकर TTP के साथ पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है। ये तो पाकिस्तान के लोगों को मार रहे हैं। अच्छा, अब अब इस कहने का मतलब ये है कि क्या ये पहली मर्तबा हुआ? पहली मर्तबा नहीं हुआ, लेकिन ये तवज्जो दी जा सकती है उसके लिए कि मार्शल लॉ की हुकूमतें थी जो कि गैर जमहूरी थी, किसी आइन और कानून के, किसी एक शख्स के आइन और कानून के तहत थी। जुल्फ़िकार बनी उस जमाने में, बेशक बेनज़ीर भुट्टो ने ट्रैवल किया सारी कैंटोनमेंट में से, बिल्कुल, और सियासी अमल जो होता है वो ऐसे ही होता है जो बेनज़ीर ने किया। लेकिन क्या बेनज़ीर से पहले जुल्फ़िकार बनी?
لیکن ایک مارشل لا کی حکومت کے خلاف. ہماری تاریخ میں یہ بھی موجود ہے, ہمیں بھولنا نہیں چاہیے اس چیز کو. لیکن یہ جو 9 مئی کا عمل تھا, یہ ایک خاص مقصد کے تحت کیا گیا اور پاکستان کی ایک ایسے دور میں کیا گیا جہاں پر کہ خود ایک جمہوری عمل اپنی جگہ پہ قائم اور مسلط. جب آپ ایک ریاست کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں تو اس سامنے یہ چیزیں نظر آتی ہیں, آپ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا, اس لیے اب یہ کیا سیاسی عمل ہے یا یہ, دیکھیے آئین اور قانون کے تحت سزائیں تو ملیں گی. کیا یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں موجود تھے؟ یہ پروسیکیوشن کا کام ہے ثابت کرنا جہاں پر حملے ہوئے. لیکن جس طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے گا یا استعمال کیا گیا ہے, وہ جرم سے ہٹ کر ایک سیاسی عمل بن گیا ہے. یہ ہے بدقسمتی ہمارے نظام کی. ہم رکتے نہیں ہیں وہاں پر یہ بات کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہیں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے. ایک بات تو یہ ہوگی, پی ٹی آئی جماعت ضرور ایسی ہوگی, اس کا لیڈر آج بھگت رہے اس چیز کو. کیسے ممکن ہے کہ 4 لوگ آپ کے کان میں پھونک دیں اور کہہ دیں کہ آپ کو جو فوج ہے, فوج کے تو اوپر تسلط قائم کرو, جب آپ وزیر اعظم ہیں. بھائی اگر آپ وزیر اعظم تو فوج پہ تسلط آپ کا ہے, اب آپ کیسے قائم کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر کہ میری مرضی؟ ٹھیک ہے, آپ کی مرضی بھی چلے گی وزیر اعظم کے طور پہ, لیکن کہیں نہ کہیں پہ تو مل کے چلنا پڑے گا نا. آپ 4 سال ایک پیج پہ رہتے ہیں, ایک دم سے صفحہ پھاڑ دیتے ہیں, تو پھر کوئی نہ کوئی ریئیکشن کہیں نہ کہیں سے تو آئے گا. پاکستان کی حقائق بھی ایسے ہی, مسائل بھی پاکستان کسی طرح کے. تو یہ سب کچھ ہوا. وہ جو 4 لوگ جن کی پھونکیں, ان کے بارے میں اگر نام لوں ان کا, تو مجھے ان کو بھی پتا ہے جو سن رہے ہیں اس وقت, تو وہ لوگ کدھر ہیں جنہوں نے اس کے کان میں پھونکا کہ ایسا کرنا چاہیے. یہ کس نے کہا کہ آپ کی مقبولیت اس طرح کی ہے کہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی فوجی تنصیبات کے خلاف آپ کی کامیابی ہو جائے گی, آپ انقلاب آ جائے گا, آپ یہاں پر ایک انقلاب لے آئیں گے؟ یعنی آپ تاریخ کو پڑھا آپ نے, کیسے تک انقلاب کیسے آتے ہیں؟ آپ کی صرف ایک خواہش پہ انقلاب آتا ہے. ماؤ زیدونگ کا انقلاب پڑھ کے دیکھیں کس طریقے سے, کتنے سال لگا, کتنے ہزاروں میل چل کے لوگ اس کے ساتھ جمع ہوئے, پھر جا کے انقلاب آیا. انقلاب لینن کا تھا, اس کو دیکھنا چاہیے. فرینچ ریولوشن تھی, ایک لوگوں کی موومنٹ تھی, اس کے بعد بھی بہت بے شمار مثالیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بالکل جسے کہتے ہیں کہ غلط سوچ, غلط فکر, غلط خیال اس کے دماغ میں ڈالا گیا, پی ٹی آئی لیڈرشپ کے دماغ میں. اور مطلب افسوس اس بات کا ہے کہ لیڈر یہ نہیں پہچان سکتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ٹھیک ہے, یہی مقصد ہوتا ہے کہ جو غلط ہے اس کے اوپر روک دیا جائے اور صحیح کو صرف فالو کیا جائے. اس لیے پی ٹی آئی جس مصیبت میں آج ہے اپنے کیے کی وجہ سے. ٹھیک ہے رضا صاحب, یہ بحث نہیں ہے کہ قانون ٹھیک طریقے سے پروسیکیوشن نے کیا یا نہیں کیا. اگر یہ سزائیں ہیں تو سزائیں اس جرم کے لیے ہیں جو کہ سرزد ہوا. ٹھیک ہے, رضا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. 9 مئی کے مقدمات کا فیصلہ آیا, عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات ناقابل واپسی پوائنٹ پر پہنچ گئے, آپ کو ایسے لگتا ہے؟ جی بالکل, یہ جو فیصلے آئے ہیں, سب سے پہلے تو دیکھیے یہ تو متوقع تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی ہمارے یہاں پہ سینئر ساتھی ہیں انہوں نے بڑی تفصیل سے اس چیز کا ذکر کر دیا کہ 9 مئی کیوں ایک سنگین مسئلہ تھا, وہ جرم کے زمرے میں کیوں آتا ہے, اور خصوصاً جو اس دن توڑ پھوڑ یا جسے آرسن کہا جاتا ہے. ایک تو دیکھیے ہوتا ہے کہ احتجاج کرنا آپ جی ایچ کیو کے گیٹ کے باہر جا کر یا لاہور کے انٹونمنٹ میں کھڑے ہو کر جلسہ جلوس کر کے نعرے لگا کے آ جائے. دوسرا ایک ہوتا ہے باقاعدہ تشدد کا رستہ اختیار کرنا, اور ریاستی جو انسٹالیشنز ہیں, جو سمبلز ہیں ریاست کے, فوج کے, ان کے اوپر باقاعدہ وار کرنا, اس کو قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے, اور دنیا کے کسی قانون میں یہ اجازت نہیں ہے. پہلی تو یہ بات طے شدہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے, جیسے اب یہ کہا گیا کہ یہ کس نے ان کو پھر یہ کیسے پلان ہوا. دیکھیے بک اسٹاپس ایٹ دا لیڈر, اور مسئلہ یہ کہ ان کو جو بھی لوگ سکھا رہے تھے, نادان دوست تھے یا دانا دشمن تھے, وہ جو بھی یہ مشورے دے رہے تھے کہ آپ سر نگو کر پائیں گے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو, تو وہ انتہائی بے وقوفی اور احمقانہ باتیں کر رہے تھے, اور اس کا غالباً ان کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا جو کچھ حالات بنے ہیں. اور پھر اس کے اوپر جو ان کا ریئیکشن آیا, دیکھیے پہلے یہ کہا گیا, امیڈیٹلی کہا گیا کہ یہ عوام کا ایک جینوئن انقلابی رسپانس تھا, کیونکہ انہوں نے خود یہ کہا کہ جی مجھے بالوں سے پکڑ کر گرفتار کیا گیا, اسے لوگ غصے میں آگے, طیش میں آگے, اور انہوں نے حملے کر دی. انہوں نے ذکر کیا رینجرز نے مجھے پکڑا تھا. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا نہیں یہ تو فالس فلیگ ہے, یہ تو آئی بی کے لوگ یا آئی ایس آئی کے لوگ جو ہیں وہ خود ہی جا کر یہ توڑ پھوڑ کر رہے تھے اور ہم پہ الزام لگا دیا. پھر اس کے بعد اس کی کئی ورژنز آئے ہیں. اب جو فائنل ورژن یہ آ رہا ہے کہ جی بس بہت ہو گئی ہے, اب چھوڑے ان کو,
फलाना बीमार है, फलाना ये। अब मसला ये है कि यहाँ पर ये एक ऐसा मसला है महक के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसके दरमियान सबसे बड़ा इशू ही 9 मई का है, कोई और इशू नहीं है, बाकी सब फरोई सानवी बातें हैं। और जब तक इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बहैसियत एक पार्टी, एक जिम्मेदार पाकिस्तानी पार्टी जो कि पाकिस्तान की वहदत, पाकिस्तान की सलामती में यकीन रखती है, वो इसके ऊपर एक अपॉलॉजी जो है वो करेगी, तो फिर ये कहीं और रजा साहब ये चीजें हमने ये अपॉलॉजी वाली बातें बहुत सारे सियासी हलकों से भी सुनी है कि माफी जब तक नहीं होगी तब तक मामला हल नहीं होगा। ज़ैगम साहब आपकी तरफ आती हूँ, आपको अब क्या लगता है कि इमरान खान की सियासत एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है जहां पर दरवाजा वापसी का दरवाजा बंद है? पीटीआई की सियासत को, इमरान खान की सियासत को नए दौर में दाखिल होना चाहिए था। लेकिन मेरा ख्याल है कि 9 मई का जो वाक़यात है और उसके जो असरात हैं वो पीटीआई को अभी तक फंसा के रखे हुए हैं एक और मरहले में, एक पिछले मरहले में, आगे की तरफ जा ही नहीं पा रहे। तो ये 9 मई का जो वाक़या है ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का संजीदा तरीन वाक़या या संजीदा तरीन वाक़यात में से एक है। देखिए चौधरी साहब हमें याद दिला रहे थे और ठीक याद दिला रहे थे कि अल-जुल्फ़िकार भी बनी थी, लेकिन देखिए पीपल्स पार्टी अल-जुल्फ़िकार नहीं थी। अल-जुल्फ़िकार एक ऐसी दहशतगर्द तंजीम थी जिससे पार्टी ने मुकम्मल तौर पर बरत का इजहार किया था कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इवन जो बहन थी बेनज़ीर भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो की और शाहनवाज भुट्टो की, उसने मुकम्मल ला ताल्लुकी का ऐलान किया था। और पीपल्स पार्टी ने इस तरीके से पार्टी के तौर पर बराह रास्त कहीं भी फ़ौज के इंस्टॉलेशंस पे हमले नहीं किए थे, मॉब्स लेकर नहीं गई थी। तो ऐसा एक संजीदा वाक़या था और इस पर क्लोजर होनी चाहिए थी, क्योंकि एक तरफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात थी और दूसरी तरफ रियासत खुद थी। ये सिर्फ फ़ौज की बात नहीं है, जहाँ पे हमले हुए वहाँ रियासती इमलाक थी, रियासत की सेंसिटिव तरीन जगह थी। तो ये रियासत बामुकाबला पीटीआई थी। अब इसके लॉयर के 2 तरीके थे। एक तरीका ये था कि पीटीआई खुद अंदाज़ा लगाती, एहसास करती कि कुछ इंतहाई गलत हो गया है, कुछ इंतहाई गैर मामूली काम हो गया है, चाहे वो प्लान था या मॉब काबू से बाहर हो गया, ये एक नाकाबिले कबूल बात थी, अनएक्सेप्टेबल था। तो पीटीआई के पास एक मौका था, वो कह सकती थी कि मामला उसके हाथ से निकल गया, मॉब्स हाथ से निकल जाते हैं, वो फौरी तौर पे कॉल ऑफ कर लेती, वो ये कहती कि जी हमारा इन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं, हम आपके साथ हैं, आप तफ्तीश करें, तहकीक करें, ठीक है हमने बुलाया था इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं कि हमने बुलाया था, गलत जगह पे बुलाया था, हम में से भी जो मुलव्वस है उसकी भी अकाउंटेबिलिटी करें। लेकिन पहला तो पीटीआई ने ये किया कि 12 मई तक कॉल ही नहीं दी, वापस नहीं बुलाया। अगर वाकई मामलात हाथ से निकल चुके थे, फॉल्स फ्लैग हो गया था, तो 9 मई की शाम को ऐलान कर देना चाहिए था कि हमारे हाथ से मॉब निकल गए, हमारे अंदर को दूसरे लोग घुस आए हैं, हम ये नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे मजमे में, हमारे बुलाए हुए एहतजाज में बाहर के लोग आकर वो काम करें जो हम नहीं चाहते, तो कल से प्रोटेस्ट नहीं होगा। लेकिन प्रोटेस्ट तो चलता रहा, 12 मई तक चलता रहा, जब तक इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा नहीं कर दिया। वो दोबारा कॉल करते रहे और 12 मई तक सेलिब्रेट करते रहे, एक नए पाकिस्तान की नवीद सुनाते रहे, हमें सब बताते रहे कि पाकिस्तान अब बदल गया इन मुजाहिरों की वजह से। इमरान खान ने कहा कि दोबारा भी यही होगा, और कहीं सितंबर में जाके पहली दफा जब इमरान खान ने फॉल्स फ्लैग का लफ्ज इस्तेमाल किया वो सितंबर था, 4 माह बाद पहली दफा इन्होंने कहा कि नहीं ये हम नहीं थे, ये तुम खुद थे, फौज ने खुद अपने ऊपर हमला किया। अब ये एक ऐसा बयानिया है जो काबिल कबूल हो ही नहीं सकता जी। दूसरा तरीका जो था, देखिए जो आज से मुतल्लिक है कि ये कानूनी तौर पर हल होता, सियासी तौर पर नहीं हो सकता, कानूनी तौर पे हल होता। मेरे ख्याल उसमें हुकूमत ने संजीदगी नहीं दिखाई कि वो क्लोजर होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके उन लोगों को निकाल दिया जिनको नहीं निकलना चाहिए था, कुछ पकड़े गए, कुछ चले गए। किस बुनियाद पे चले गए? कानूनी बुनियाद पे नहीं, सियासी बुनियाद पे, सियासी इंजीनियरिंग के लिए उसको इस्तेमाल। लेकिन ज़ैगम साहब अब तो फैसला आ चुका ना, अब तो अदालत की जानिब से हमने देखा कि अदालत ने कहा कि जितने भी शवाहिद हैं उनकी रोशनी फैसला सुनाया है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, अवामी मसले की बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करते हैं कि बिजली के झटके सिर्फ लोड शेडिंग तक महदूद नहीं रहे, अब सार्फिन को भेजे जाने वाले बिल खुद एक बिजली का झटका बन चुके हैं। अब जो इंकशाफ सामने आया है वो ये नहीं बता रहा कि गलती हो गई है, बल्कि ये जाहिर कर रहा है कि ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद, लाहौर, हैदराबाद, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, सक्खर और कबायली इलाकों में बिजली फराहम करने वाली 8 बड़ी तकसीम कर कंपनीज मजमूई तौर पर 244 अरब रुपए की मुनज़्ज़म ओवर बिलिंग में मुलव्विस पाई गई हैं। यानी सार्फिन को वो बिजली भी बेच दी गई है जो उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं की। ये पहली बार नहीं हो रहा। दिसंबर 2023 में नेपरा ने एतराफ़ किया था कि कोई एक तकसीम कार कंपनी भी 100% दुरुस्त बिलिंग नहीं कर रही। फिर अप्रैल 2024 में एक और रिपोर्ट सामने आई कि 47 अरब रुपए की इजाफे बिल सिर्फ एक महीने में सार्फिन को भेजे गए हैं, जिसमें वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुद एतराफ़ किया कि सिर्फ लाहौर में 83 करोड़ यूनिट की ओवर बिलिंग की गई, जिससे 34 अरब रुपए अवाम की जेबों से निकलवा लिए गए। जो सार्फिन 100 यूनिट से भी कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको भी 600 यूनिट तक का बिल भेजा गया। ये सिर्फ ज्यादती नहीं, एक दानिस्ता इस्तेहसाल है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि कंपनीज ने लाइन लॉसेस, बिजली चोरी और नाकिस कारकर्दगी छुपाने के लिए ओवर बिलिंग की। सार्फिन से अरबों रुपए इजाफी निकलवाने वाले किसी ऑफिसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अफसोस उस वक्त दुगना हो जाता है जब वजीर आजम खुद एतराफ़ करते हैं कि अगर आधी बिजली चोरी भी रोक लें तो कशकोल तोड़ सकते हैं। तो फिर सवाल ये है कि ये बिजली चोरी रोकी क्यों नहीं जा रही, जब खुद वजीर दाखिला और वजीर आजम जैसे आला तरीन हुकूमती ओहदेदार ओवर बिलिंग और बिजली चोरी जैसे जुराइम का खुलेआम एतराफ़ कर चुके हैं। तो फिर ये सिर्फ एक माली और इंतजामी बदउनवानी नहीं, बल्कि रियासती निज़ाम पर सवालिया निशान है। अगर हर सतह पर इस लूट मार का इदराक मौजूद है तो फिर सवाल सिर्फ ये नहीं कि ये सब कुछ क्यों और कैसे हुआ, बल्कि असल सवाल ये है कि अवाम से लूटे गए 244 अरब रुपए वापस कौन करेगा। सवाल अपने पैनल के सामने ये रखेंगे। 244 अरब की ओवर बिलिंग 8 बड़ी कंपनियां मुलव्विस हैं। लाइन लॉसेस, बिजली चोरी और नाकिस कारकर्दगी छुपाने के लिए ओवर बिलिंग की गई। क्या सरकार अवाम से लूटा गया 244 अरब रुपए वापस कर पाएगी या नहीं? ज़ैगम खान साहब, आपका कमेंट लेंगे। सरकार वापस कर पाएगी, यानी आपका मतलब ये है कि ये वापडा और तकसीम कार कंपनियां वापस करेंगी या नहीं करेंगी? हाँ। आप जरा मांग कर देख लें, वो अपना बटुआ आपको पकड़ा लेंगे कि इसमें 240 अरब रुपए हैं तो निकाल लें। वो तो कहेंगे कुछ भी नहीं है, हमारे तो आना ही नहीं है हमारी जेब में, हम तुम्हें किधर से दें। और देखिए पाकिस्तान में जो रिफॉर्म है उसकी शक्ल ऐसी होती है। आप ज़रा हफ्ता 10 दिन महीना पहले के ज़रा अखबार उठा के देखें, वो आपको बता रहे होंगे कि इतनी वसूलियाँ बेहतर हो गई हैं, हमने वो इनकलाब बर्पा कर दिए हैं कि ये कंपनियां इतनी ज़बरदस्त जा रही हैं, इनके घाटे ख़त्म हो रहे हैं। यही नहीं हो रहा था पूरे साल। आप देख लीजिए, ये खुशखबरियां नहीं सुना रहे थे, फिगर्स बेहतर तो बताए गए। खुशखबरियों के जब आप पीछे जब आप उनके पीछे जाते हैं खुशखबरी के, तो फिर आपको ये नज़र आता है। और ये बिल्कुल एक रूटीन की बात है। जो रूटीन होती है वो खबर ही नहीं होती। अब सच्ची बात ये कि कोई खबर नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये पाकिस्तान में रूटीन में हो रहा है, दाइयों में हो रहा है, हर मोहल्ले में हो रहा है। मीटर रीडर के लेवल से शुरू होता है और हाईएस्ट लेवल पे जाता है कि मीटर रीडर के लेवल से जब वो एक घर में बिजली चोरी कराता है, मोहल्ले में जिसने 2 एसी लगाए होते हैं, और उसका बिल वो साथ वाले पे ठोकता है, उसकी रीडिंग करता है, रीडिंग बदलता है। और उससे आप बड़ा एसडीओ साहब के लेवल पर जाते हैं, वो फैक्ट्री को चोरी करवाता है, लाखों की, मिलियंस की, करोड़ों की, और वो फिर बड़े लोगों के, ज़्यादा तादाद के लोगों पे वो डाल देता है। अब ये जब हुकूमत उन पे दबाव डालती है कि बेहतर करो, तो फिर वो इस तरीके से बेहतर करते हैं। और क्या क्या तरीके इख्तियार करते हैं, देखिए टेक्नोलॉजी को डिफीट करते हैं। कमाल ये है कि बाहर वाले वर्ल्ड बैंक वगैरह आके कहते हैं देखो तुम ये स्मार्ट मीटर लगा लो, इससे सब ठीक हो जाएगा, चोरी नहीं होगी। अगले जो हैं वो स्मार्ट मीटर की जो पूरी उसकी एडजस्टमेंट है उसको चेंज कर देते हैं। अब मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि उन्होंने अपना मीटर चेक कराया तो पता चला कि उनका जो पीक टाइम होता है, जब दुगने से ज्यादा खर्च हो जाता है, जी। उनका पीक टाइम 2.5 घंटे ज्यादा एडजस्ट किया हुआ था। यानी अगर 4 घंटे पीक टाइम होना चाहिए तो उन्होंने उस तरीके से उसको एडजस्ट किया था कि 6.5 घंटे मीटर उनका पीक टाइम नोट कर रहा था। अच्छा। और कई महीनों से वो 4 घंटे की बजाय 6.5 घंटे के पीक टाइम के पैसे दे रहे थे। ये है हमारी टेक्नोलॉजी का कमाल। और ये असली वाली वसूलियां हैं। जो उसके अलावा चोरी होती है
200 से 300 अरब रुपए की बिजली चोरी भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो चोरी के पैसे भी आपने देने हैं, किसी और ने नहीं देने। वो शुगर मिल के पैसों से नहीं चोरी पूरी होगी, उसके पैसे भी आपने देने हैं, आपके बच्चों ने देने हैं, और सूद समेत देने हैं। ये है हमारी सूरत हाल। और अब 1 साल पहले तक एक और भी आपको बात बता दूं, चलिए आज अच्छी अच्छी हम बातें कर रहे हैं, लेकिन वक्त थोड़ा सा पता है 200 यूनिट से जी आखिरी बात, 200 यूनिट से कम वालों को हुकूमत सब्सिडी देती है जी। 1 साल पहले तक वो सब्सिडी भी दूसरा कंज्यूमर दे रहा था जी। 300 वाला 200 वाले को सब्सिडी दे रहा था जी। चलें ठीक है, रजा साहब आपकी तरफ आते हैं। 244 अरब रुपए की हमने देखा ओवर बिलिंग हुई। 2023-24 की रिपोर्ट अगर देखें तो अवाम ने अरबों रुपए इजाफी दिए। हुकूमत रोकना नहीं चाहती या कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा गवर्नमेंट को, जबकि वजीर आजम तो खुद एतराफ भी कर रहे हैं। देखिए, ये जो पाकिस्तान का पावर सेक्टर है और एनर्जी सेक्टर है, इसके दरीना मसाइल जो हैं वो इस कदर अब गंभीर हो चुके हैं कि उनको तो मुझे नहीं समझ आता कि किस तरह से ठीक किया जाएगा। सबसे पहले तो मसला इसमें यह है कि अवाम जो है, जो सारे कंज्यूमर्स जो हैं, उनको तो भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे अभी आपने इसी रिपोर्ट का हवाला दिया कि उनसे इजाफी रकम बटोर ली, ले ली, मुख्तलिफ तरह के सरचार्जेस लगा दिए। बिजली का बिल आप कोई भी उठा लीजिए किसी भी जगह पे पाकिस्तान में, उसमें इतने ज्यादा सरचार्जेस और टैक्सेस और लाइंस हैं कि वो खुदा की पनाह आपका दिमाग घूम जाता है कि इसमें मैंने बिजली कितनी यूज की, उसके ऊपर कितने ज्यादा टैक्स और कितने सरचार्जेस आए। एक तो ये दिक्कत है। दूसरा महक इसमें मामला ये है कि जो इनएफिशिएंसी, बिजली चोरी और ये ओवर प्राइसिंग की जो जिक्र है, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म नहीं है। हमारे यहाँ ये अमूमी एक मसला है कि जिसे एहतसाब कहा जाता है, उसका नारा तो खूब लगता है, दिलकश लगता है, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर के अंदर इस तरह की सर्विसेज डिलीवर करते हैं उनकी किसी किस्म की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। आते हैं, चाहे वो वापडा हो, चाहे वो दीगर इदारे हों, और किसी से सवाल जवाब नहीं किया जाता, और बारहा ये बस ऐलानात किए जाते हैं। एक जिसे कहते हैं ना, एक मेस में वो चल रहा है ये सेक्टर, और उसी में सब बैठे हुए हैं। अभी जो जरूरत है वो सबसे पहली, इसके ऊपर बहुत सारी जो है ना तकसीम है आ रहा। कुछ लोग कहते हैं कि इसको मुकम्मल प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन का निजाम, जिसको कंपनी कैसे चलती हैं, और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि नहीं, मुकम्मल प्राइवेटाइजेशन जो है वो लोगों के ऊपर बोझ बनेगा। तो ये आप यूं समझिए कि एक गठड़ी जो है जो उलझी हुई है, उसके अंदर इस लेकिन रजा साहब, इस उलझन को किसी ने तो सुलझाना है ताकि आवाम को कहीं ना कहीं तो कोई रिलीफ मिले। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। शहजाद साहब आपकी तरफ आते हैं। बिजली की तकसीम कर कंपनीज के ऐसे माफियाज बन चुके हैं जिनसे हुकूमत खुद डर रही है, या फिर हुकूमत खुद चाह रही कि इन्हें खुली छूट मिली रहे? देखिए, कराची इलेक्ट्रिक जो है ना, ये प्राइवेटाइज्ड है जी, और इसकी मिसाल हमारे सामने है। क्या वजह है कि एक ऐसी प्राइवेटाइज्ड कंपनी जिसके ऊपर हम तवक्को करते हैं कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, वो जब इस माहौल में आती है जो पाकिस्तानी इकोनॉमिक माहौल है, इकोनॉमी का माहौल है, उसके अंदर वो भी बेइंतहा करप्ट हो जाती है। कराची इलेक्ट्रिक को बेचना इस वक्त एक मसला बना हुआ है, इंटरेस्ट भी हैं उसके अंदर, क्यों नहीं बिक रही। देखिए, आपने दो चीज़ें कहीं आपने कहा कि लाइन लॉसेस होते हैं, और उसके बाद आपने कहा कि बिजली चोरी होती है। एक तीसरी कैटेगरी है जो कि मुफ्त बिजली की है, और ये जितने भी डिस्कोज हैं, जितने भी ये जो वापडा के और बाकी तमाम मुलाजमीन हैं और अफसरान हैं, इन सब की बिजली मुफ्त होती है जी। तो ये भी एक एडिशनल है जो कि चीज़ हम भूल जाते हैं। तो जहां पर दुकान को सही चलाना हो, सबसे पहले सौदा अपने घर नहीं जाना चाहिए मुफ्त, लेकिन हमारे यहाँ वो सौदा सबसे पहले अपने घर मुफ्त जाता है। उसके अलावा भी चीज़ें हैं, चोरी भी लोग कर जाते हैं, उसको भी रोकना है, लेकिन उसके लिए कुछ पॉलिटिकल विल चाहिए। जो पॉलिटिकल विल अपना कर के ही कराची इलेक्ट्रिक नहीं चला सकती, तो वो कैसे आगे चलेगी। दूसरी बात, आईपीपीज के साथ जो मुआहदे हुए, क्योंकि मैं बाकी बातें इसलिए दोहरा रहा कि वो सब तो उन्होंने साथियों ने कर दी हैं। आईपीपीज के साथ जो मुआहदे हुए वो जिन हुकूमतों ने भी किए, और जिन दौरान में जिस वक्त हुए, वो ऐसे थे कि मुकम्मल तौर पर उस पर पैसा खाया गया, बनाया गया उन लोगों में, उन हुकूमतों के अंदर, उन लोगों ने जिन्होंने वो मुआहदे किए, लेकिन लाद पाकिस्तान पे किया। 3000 अरब, आपके वजीर आजम साहब की अपना बयान है, 2-3 कुछ हफ्तों की बात है, जिसमें उन्होंने कहा 500 अरब की बिजली हर साल चोरी होती है, 500 अरब रुपए की बिजली। 3000 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा है। यह गर्दिशी कर्जे का क्या तरीका निकाला गया है? यह तरीका कि आप बैंकों से वो पैसा लेंगे 3000 अरब आहिस्ता आहिस्ता करके सही कुछ सालों में,
اور اس کے بعد اس کو ریٹائر کریں گے. اب یہ وہ پیسہ ہے جو کہ معیشت کے اندر سے نکل گیا. ان بینکوں نے ہی پرائیویٹ انڈسٹری کو لون دینا تھا, پرائیویٹ لوگوں کو لون دینا تھا تاکہ وہ اپنے معاملات کو لے کے پھر ایک ہم کہتے ہیں معیشت نہیں چل پاتی. انرجی سیکٹر وہ ہمارا سیکٹر ہے, وہ ہے جس نے آکسیجن ہماری معیشت میں سے کھینچ لی ہے. اس وقت جو بھی وزیر آتا ہے, میرے خیال میں صرف وزیروں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ دہائیوں پہ پھیلا ہوا ہے ایک ایسا جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایسی آکاش بیل ہے جو خود سے کھاتی جا رہی ہے ہر چیز کو جو اس کے اندر. تو یہ اس کو ریزالو کرنا پڑے گا. کیا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ نہ اویس لغاری ڈھونڈ سکے, نہ کوئی اور ڈھونڈ سکا. خرم دستگیر کو بھی ذمہ داری دی گئی, وہ بھی کچھ نہیں کر سکے. مصدق ملک بھی کچھ نہیں کر سکے, اور بڑے بڑے لوگ آئے. میرے خیال میں سے مگرمچھ ایسے بیٹھے ہیں کہ وہ اس طرف چلنے ہی نہیں دیتے, اور یہ آپ کو اصل میں یہ چیز کھا جائے گی آپ کی معیشت کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. افتخار صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بجلی چوری, اوور بلنگ, یہ دو ایسے مسئلے ہیں جن کا خود وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے اعتراف کیا ہے. ٹھوس کارروائی میں رکاوٹ کیا نظر آتی ہے؟ جہاں تک تو تعلق ہے بجلی کی چوری کا, تو میں تو یہ ہمیشہ سوچتا ہوں کہ جہاں پہ بڑے ٹرانسفارمرز لگے ہیں وہاں پر میٹر لگا دیے جائیں کہ اس ٹرانسفارمر میں مین لائن سے کتنے یونٹ آ رہے ہیں, اور پھر آگے جن جگہ پہ وہ سپلائی کی جا رہے ہیں ان کا بل کیا ہے. اگر اس جگہ پہ جو میٹر لگا ہوا ہے اس میں دیے گئے یونٹس اور جو آگے استعمال کر رہے ہیں بے انتہا فرق ہے, تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ لائن لاسز کی وہاں پہ پوزیشن کیا ہے. ایک تو لائن لاسز ملک بھر میں ہے نا, ایک صوبے سے دوسرے صوبے کے درمیان, جس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں خربوں روپیہ چاہیے. نہیں, پہلی بات. دوسری بات ہے کہ میٹر ریڈنگ کی دو تصاویر آیا کرتی تھیں ہمارے بلوں پہ, کہ پچھلی بل کی تصویر بھی ہوتی تھی اور جو پھر موجودہ بل کی بھی تصویر ہوتی تھی, تو دو بلوں کو کمپیریزن کرنے میں جو صارف ہے اس کو آسانی رہتی تھی. اب وہ سلسلہ بھی مکمل طور پہ بند کر دیا. اور پھر جو بات کہہ رہے ہیں میرے دوست کہ یہ جو مفت بجلی کیوں دی جا رہی ہے محکموں کو, ملازمت کرنے والوں کو, مطلب اس میں از اٹ اے کانسٹیٹیوشنل, کیا یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ مخصوص قسم کی ملازمتیں کرنے والوں کو کچھ مخصوص قسم کی ایسی رعایتیں دی جائیں گی جن کا پیسہ عوام سے لیا جائے گا؟ صحیح. مطلب دیز آر مائی 3 کوشچن. تو یہ اوور بلنگ کا پھر کیا حل نکلے گا؟ اور یہی طریقہ کار ہے. میں تو کہتا ہوں, اب یہ کہتے ہیں میٹر ریڈر, آپ یقین کریں کہ میٹر ریڈر کو یہ کبھی کوئی کیمرہ پکڑا دیتے ہیں, کبھی کوئی چیز پکڑا دیتے ہیں. آئی ڈونٹ ایگری ود اٹ. آپ بڑے میجر جو ہیں باہر وہاں پہ لگائیں میٹر, خریدیں پیسہ اور پیسہ قبول کریں, اور آپ پھر ٹھیک ہے. پھر جس علاقے میں بجلی چوری ہو رہی ہے اور آپ ان کو دے رہے ہیں 100 یونٹ بار, اور اندر سے آپ کو بل آ رہا ہے 2 یونٹ کا, تو آپ بھلا اس علاقے کی بجلی کو بند رکھیں کچھ عرصہ کے لیے, تا وقت ہے کہ وہ انسانوں کی طرح چوری بند نہیں کرتے. صحیح. اور اوور بلنگ کا بھی اسی میں یہ حل ہے. چلیں جی, ٹھیک ہے. ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود تھا, اس اہم موضوع کر رہے تھے. آپ سے کل پھر سے ملاقات کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.